कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आपका सारथी विकास श्रीवास्तव आपका इस अधिगम क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे एफडीआई पर। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो मैं इसका टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल सकता है। तो चलते हैं आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम लोग आज क्या पढ़ना है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो फॉरेन क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी कहाँ पे? हमारे कंट्री पे। मतलब जो भी फॉरेन कंपनियां होंगी वो क्या करेंगी? हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेगी। क्लियर है? अगर इन्वेस्ट कब करेगी? जब हमारे कंपनी में या मैन्युफैक्चरर यूनिट में वो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट होगा तो ही वो इन्वेस्ट करेगी। तो जो भी चीज़ इन्वेस्ट करेगी उसी को हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग चलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन मेड बाय अ फर्म या इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। जिस भी बिजनेस इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट है अगर उसका होगा वो दूसरी कंट्री में, उस पर क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी। तो उसे हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? जनरली एफडीआई टेक प्लेस व्हेन एन इन्वेस्टर इस्टेब्लिश फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन या एक्वायर फॉरेन बिजनेस असेट्स। अब क्या होता है, जो भी फॉरेन कंपनियां होंगी वो क्या करेंगी? यहाँ आने के बाद वो क्या करेगी? उस कंपनी के या तो असेट्स पूरे ले लेगी या फिर उसके ऑनरशिप को ले लेगी या कंट्रोलिंग उसका अपने हाथ में ले लेगी। क्लियर है? तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? एफडीआई कहेंगे। ठीक है, ये भी एक एफडीआई का पार्ट हो जाएगा कि इसमें क्या करेगी? कंपनी आएगी तो पहले तो कुछ पैसे लगाएगी तो ऑब्वियसली बात है कुछ एसेट्स खुद का रखेगी, ऑनरशिप लेगी, कंट्रोल रखेगी अपने पास। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट हो जाएगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर कॉमनली मेड इन ओपन इकोनॉमिक। कहाँ पे अधिकतर होता है फॉरेन? जहाँ ओपन खुली अर्थव्यवस्था हो वहाँ पे। मतलब जिस स्किल्ड वर्कफोर्स एंड अबव एवरेज ग्रोथ प्रोस्पेक्टस फॉर द इन्वेस्टर, उस जगह पे वो इन्वेस्ट करती है कि जहाँ पे वर्कफोर्स ज़्यादा उसको मिले हैं और उसका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, जो इन्वेस्टर्स जो है वो आसानी से यहाँ पहुँच सके और आसानी से इसमें पैसा लगा सके। वो ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि इसमें कोई भी इन्वेस्टर को जल्दी सोचना ना पड़े, वो तुरंत पैसा लगा सके। ठीक है? अपोज टू टाइटली रेगुलेट इकोनॉमिक्स, एफडीआई फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व्स मोर देन अ जस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई ज़्यादा क्या करती है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, पूंजी लगाती है। क्लियर है? इट में इंक्लूड प्रोविजन ऑफ मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी एज वेल। और उसके बाद उसमें क्या उसमें इंक्लूड हो जाता है? मैनेजमेंट। वो अपने तरीके से तरीके बनाएगी कैसे इसको और भी ज़्यादा डेवलप किया जाए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके इसको डेवलप किया जाए उस बिजनेस यूनिट्स को। ये सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, एकदम ईजी, आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। तो सच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के मेथड्स कितने हैं, किस टाइप से वो इन्वेस्टमेंट करेगी? तो इसके दो मेथड से है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या है कि इस इन्वेस्टमेंट में जो फॉरेन कंपनियां होती है वो क्या करती है? अपनी फैक्ट्री या कंपनी डिफरेंट ऑफ द होस्ट कंट्री, डिफरेंट जगह पे जाके वो सेटअप करती है और वहाँ के लोगों को ट्रेन करके उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाती है। इससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट भी हम लोग को मिल जाता है। अगर फॉरेन कंपनी हमारी इंडिया में आके सेटअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रही है तो वहाँ पे वहाँ के लोगों को ट्रेन करके यहाँ के लोगों को ट्रेन कर क्या करेगी? वो करेगी एम्प्लॉयमेंट दे देगी, रोज़गार दे देगी। और सरकार इस चीज़ के लिए ज़्यादा राज़ी हो जाता है कि नहीं चलो भाई फॉरेन कंपनी आ रही है तो हमें क्या मिलेगा? हमारे लोगों को क्या मिलेगा? रोज़गार मिलेगा, हमारी रेवेन्यू क्या होगी? जनरेट होगी। तो ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में आता है कि जो फॉरेन कंपनियां होती है वो जाके दूसरे कंट्री में अपना मैन्युफैक्चरर सेटअप यूनिट लगा देती है। ठीक है? और वहाँ के लोगों को रोजगार देती है। ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में आ गया। क्लियर? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में अब देखिए, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में जैसे आप इसका एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जैसे मर्सिडीज बेंज है। ठीक है? जैसे मर्सिडीज बेंज है वो क्या करती है? मर्सिडीज
बेंज जो है वो कहाँ की है? वो जर्मन की है। कहाँ की है? जर्मन की है। इसका हेडक्वार्टर का जर्मन में। तो वो उसने क्या किया, वो इंडियन मार्केट में आकर उसने क्या किया, इंडियन मार्केट में आकर 100 एकर्स की ज़मीन खरीद ली। ठीक है, 100 एकर्स की ज़मीन खरीद ली किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए। कहाँ पे? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। और पुणे महाराष्ट्र में जब मर्सिडीज बेंज आ गई तो यहाँ अब क्या करेगी, यहाँ के लोगों को ट्रेंड करके क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट करेगी, रोजगार देगी। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब बाहर की कंपनी इंडिया में आके यहाँ पे मैन्युफैक्चर सेटअप यूनिट करके यहाँ के लोगों को ट्रेन करके रोजगार देना, यहाँ पे पैसे लगाना, यहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करवाना, ये क्या होता है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। ठीक है, एक टाइप ये हुआ। दूसरा जो है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होती हैं वो क्या करती है, यहाँ पे कोई कंपनी उपनी नहीं क्रिएट करती है। क्लियर, यहाँ पे कोई कंपनी क्रिएट नहीं करती, वो क्या करती है, दूसरी कंपनी में वो अपना पैसा लगाती है और उसको मर्ज कर देती है। उसको क्या कर देती है, उसको मर्ज कर देती है। यहाँ पे देखिए ग्रीनफील्ड में क्या था कि यहाँ पे कंपनियाँ आके इस्टेब्लिश होती है, बाहर से कंपनियाँ आएगी और यहाँ पे आके इस्टेब्लिश करेगी ग्रीनफील्ड में। जबकि ब्राउन फील्ड में क्या है कि यहाँ पे कोई कंपनी क्रिएट नहीं होगी, कोई कंपनी क्रिएट नहीं हो, वो क्या करे, दूसरी कंपनी जो यहाँ पे ऑलरेडी जो कंपनियाँ होंगी उससे जो रिलेटेड उसको क्या करेगी, अपने में मर्ज कर लेगी और सब कुछ अपने नाम का वो करवा लेगी। क्लियर है, सब कुछ अपने नाम का करवा लेगी। तो ये क्या हुआ, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में ये आ जाएगा। क्लियर, इसमें अगर हम लोग देखें तो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग एग्जाम्पल हम लोग देखें तो आप लोगों ने सुना होगा कि वोडाफोन इंडिया में आया था। वोडाफोन, लेकिन कैसे आया था? वोडाफोन कहाँ की कंपनी है, लंदन की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी, लंदन की कंपनी थी। उसने क्या किया, जो हच था, आपने नाम सुना होगा, हच चल रहा था बहुत, उसने क्या, वोडाफोन आया और हच को अपने में मर्ज कर लिया। उसके बाद ये कंपनी किस नाम से बन गई, वोडाफोन के नाम से बन गई थी। आप लोग कुछ याद होती, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, क्योंकि हच जो है ऑलरेडी इंडिया में रन कर रहा था, वोडाफोन थी बाहर की कंपनी, वो यहाँ पे आगे सेम बिजनेस है, उसने क्या किया, इसको मर्ज कर दिया और अपनी नाम का क्रिएट कर दिया, वोडाफोन क्रिएट हो गया। तो ये क्या हुआ, ब्राउन फील्ड इन्वेस्ट। इसमें आने के लिए उसको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, सिर्फ आया, उसको मर्ज किया और ऑलरेडी सेटअप से बैठा यूनिट था उसमें अपना काम इस्टेब्लिश कर दिया। इससे क्या, इसमें कॉस्ट भी लोगों का कम आता है, बिल्डिंग का कोई खर्च नहीं होगा, ज़्यादा तामझाम नहीं हो जाता, तो ये ब्राउन फील्ड में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ग्रीन फील्ड और इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड में सेटअप यूनिट होता है, ब्राउन फील्ड में यूनिट सेटअप नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें कंपनी क्रिएट करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना पड़ता है, इसमें मैन्युफैक्चर सेटअप यूनिट नहीं करना पड़ता है। ओके, इसमें क्या, जो कंपनी यहाँ ऑलरेडी ब्राउन फील्ड में रन कर रही है, इंडिया में अगर रन कर रही है तो उसको क्या कर लेगा, अपने में मर्ज कर लेगी और उसे अपना नाम दे देगा और अपना पूरा ऑपरेशन वो चलाएगी। ठीक है, समझ में आ गई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है एडवांटेज। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के एडवांटेज क्या है, यहाँ पे क्या है कि हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर बिजनेस। अब ये क्या होगा, अगर अपना ये यूनिट यहाँ पे सेटअप करती है तो उसका पूरा का पूरा हाई लेवल कंट्रोल वो किसका हो जाएगा, उसकी हो जाएगी। क्लियर, अब यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल भी उसके अंदर में हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, सब कुछ उसके अंदर में हो जाएगा, क्योंकि भाई अपना बिजनेस यूनिट यहाँ पे सेटअप किया तो वो सब कुछ अपने अंडर से करेगा। फिर उसका ब्रांड इमेज भी वो अपने अंडर पास रखेगा, स्टाफिंग तक लेकर एवरी चीज़ सब कुछ किसके हाथ में रहेगा, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जो भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, इकोनॉमिक स्कोप्स कैन बी अचीव्ड, जो भी चीज़ अचीव्ड होगा इकोनॉमिक ऑफ स्केल या इकोनॉमिक स्कोप्स इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, ये सब क्या होगा, ये सब यहाँ से वो अचीव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाईपासिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा भाई, क्योंकि बाहर कंपनी है तो वो ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है कि जो भी उसके इनपुट्स चाहिए वो कहाँ से, बाहर से अब्रॉड कर मंगवाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पे ये क्या करे, क्रिएटिंग जॉब देगी, लोगों के क्या देगी, रोजगार देगी ग्रीन इन्वेस्टमेंट में। क्लियर, ये इसके एडवांटेज हो गए। नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या, यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई रिस्क रहता है इन्वेस्टमेंट का, कि भाई अगर बाहर से कोई कंपनी आ रही है तो वो तो रिस्क लेके आ रही है, क्या पता जो सोच के वो मार्केट, मतलब जो प्रोडक्ट बनाने के लिए सोच रही है वो क्या वो प्रोडक्ट इस मार्केट में, इंडिया के मार्केट में सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, वो सोच के, इस पर क्या होगा, इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क रहता है इन्वेस्टमेंट का।
क्लियर। पोटेंशियली हाई मार्केट एंट्री कॉस्ट, यहाँ पे बहुत सारे बैरियर और वो सब इसको देखने को मिलेंगे क्योंकि बाहरी कंपनियाँ हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशन उसको पता होना चाहिए, तब जाके वो फॉरेन वो इन्वेस्टमेंट करेगी। ऐसे तो कोई मुँह उठा के तो नहीं आ जाएगा। उसको यहाँ के नियम, रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ हैं, कितने इन्वेस्टमेंट करना, कितना मतलब उसको क्या क्या मतलब उसको करना पड़ेगा, ये सब कुछ उसको जानकारी होगा तो ही करें, नहीं तो फिर ये क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएगा यहाँ से। यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगा, हाई रहेगा। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट उसका क्या रहेगा, हाई रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको लोकेशन को इस्टेब्लिश करना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट इसको बैठाने में हाई हो जाएगा। क्लियर, ये इसके डिसएडवांटेज होंगे ग्रीन फील्ड्स के। नेक्स्ट, हाँ, अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो वहाँ से मैं आपको PDF इसका अवेलेबल करा दूंगा, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं। एडवांटेज ऑफ ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट आपने पढ़ा था कि उसमें क्या हो, सेटअप यूनिट करने की जरूरत नहीं होती। वो क्या करती है, दूसरी अब जो इंडिया में कंपनी रन करे उसी को क्या करती है, मर्ज कर लेती है। उसे क्या होता है, उसको फिक्स्ड कॉस्ट का थोड़ा खर्चा कम पड़ जाता है, ज़्यादा ताम। इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू गेन एक्सेस अ न्यू फॉरेन मार्केट स्विफ्टली। यहाँ पे क्या होता है, एकदम जो फॉरेन मार्केट जो ईजिली शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, उसको ज़्यादा ताम झाम नहीं करना। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाता है, कम आता है। यहाँ पे इसको फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगा, कम आएगा। लोअर स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग कॉस्ट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कंपनी में काम लोग कर रहे हैं, तो उसको ट्रेनिंग और जो स्टाफिंग का खर्चा होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मे इंक्लूड एग्जिस्टिंग अप्रूवल एंड लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होगा, जो भी पहले से ऑलरेडी यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा वहीं रन करेगा, इसको दोबारा उसको रन कराने के लिए उसको लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि ग्रीन फील्ड में उसको क्या लाइसेंस भी बनवाने पड़ते हैं। डिपेंडिंग इफ द फैसिलिटीज मेड टू फिट वेदर द मॉडिफिकेशन एग्जिस्ट। अब वो देखेगा कि आई फैसिलिटी हमारे लिए फिट है कि नहीं, अगर उसको मॉडिफिकेशन करना हो तो थोड़ा मॉडिफाई कर देगी उसको। ये एडवांटेज ऑफ ब्राउन फील्ड्स के इन्वेस्टमेंट के। क्लियर हुआ। डिसएडवांटेज में क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी है इसमें मेजर उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, फॉरेन जो कंपनियां वो अपने हिसाब से वो बिजनेस को रन करवाना चाहेगी, तो वो उसको थोड़ा सा मेजर अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी फैसिलिटी यहाँ पे ओल्ड चलेगा, यहाँ के जो इंडिया की वो क्या ओल्ड टेक्निक, तो वहाँ को नई नई मेंटेनेंस, नई उनकी जो भी कॉस्ट आएंगे वो सब खर्चा करना पड़ेगा। देयर में बी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी इफ द फैसिलिटी कैन नॉट बी अडॉप्टेड द न्यू प्रोडक्शन नीड। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होगा वो इनएफिशिएंस होगा, क्योंकि जो फैसिलिटी है वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगी न्यू प्रोडक्शन को। जो जैसे चलते आ रहा है, अब इसमें आप आके प्राइस बढ़ा दे या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट ला दे जो चला ही नहीं, तो उसको जो चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी रन कर रहा है उसको उसी के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। देयर में भी स्केलेबिलिटी एंड एक्सपेंशन इशू। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उसकी स्केलेबिलिटी हाई हो जाए या एक्सपेंशन बढ़ जाए, ये इसकी इशू का खतरा रहता है। ठीक है, देयर में भी ऑन फोर्सिंग टैक्स एंड रेगुलेटरी इशू। अब यहाँ पे कुछ टैक्सेस जो होते हैं जो नहीं उन लोगों को पता होता है, ये सब इसमें लागू होने लगते हैं, तो ये डिसएडवांटेज हो जाते हैं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट के। क्योंकि भाई बाहर कंपनी उसको क्या पता कौन कौन से टैक्स लग रहे हैं, कौन कौन से रेगुलेटरी इशू आएंगे, उसको तो कुछ नहीं पता। उसने तो पहले आया मर्ज किया कि हाँ चलो कुछ कम खर्चे में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ तो इसको स्पेंड तो करना ही पड़ेगा, बिना स्पेंड किए तो वो रन कर नहीं सकता है। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज उसको मिलते हैं मर्ज होने के बाद। ठीक है, तो चलते हैं अब टाइप्स ऑफ FDI। ये मेथड थे कि इस दोनों मेथड के द्वारा से यहाँ पे FDI आती है। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं FDI के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक पहला होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में क्या होता है, सेम यूनिट, ठीक है, अगर बाहर की जो कंपनी है वो भी वही सेम बिजनेस कर रही है और इंडिया में भी सेम बिजनेस करे, तो ये लोग आपस में आके क्या वो फॉरेन कंपनी क्या करती है, इंडिया में आके इन्वेस्ट कर देगी। वो सेम यूनिट का सेम सप्लाई चेन होगा, तो वो हॉरिजेंटल FDI होगा। इसको पढ़ लेते हैं। FDI बिजनेस एक्सपेंड इट्स इनलैंड ऑपरेशन टू अनदर कंट्री। दिस बिजनेस अंडर द सेम एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होगी, सेम एक्टिविटी होगी, तो हॉरिजेंटल हो गया। ठीक, वर्टिकल्स में क्या होता है कि वर्टिकल्स में उसमें जो सप्लाई चेन होता है वो अलग होता वही है, प्रोडक्ट वही होगा, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको कहीं से तो रॉ मटेरियल उसको चाहिए, तो जो रॉ मटेरियल जो कंपनियां बना रही हैं, जो अवेलेबल करा रही, उसको उससे वो मर्ज हो जाता है, इन्वेस्टमेंट करने लगता है, उसको खरीद लेता है, तो उसके सप्लाई चेन अलग होगी, इसकी सप्लाई चेन थोड़ी अलग होगी, तो ये वर्टिकल FDI में आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल में चलूँ हॉरिजेंटल के एग्जांपल में चलूँ, तो जैसे टोयोटा है, वो क्या है, ये भी कार यूनिट है। उसने क्या किया, टोयोटा ने
वो क्या करती है, असेंबल करती है मोटर कार को, ठीक है, मोटर कार को असेंबल करती है। कहाँ की कंपनी है, जापान की है। तो जापान में तो रन कर रही है, ये कहाँ पे अब आके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीधे कंपनी एकदम सेम बैठा दी, कहाँ पे करेगी, सीधे यूके में आके भी उसको सेटअप यूनिट करके वो अपना जो भी वो टोयोटा यहाँ पे भी रन करेगी सेम यूनिट के साथ, सेम एक्टिविटी के साथ। क्लियर हो। वर्टिकल्स में अगर चले, वर्टिकल्स में क्या होगा कि जो हार्सेज है, जो एक चॉकलेट बनाती है, चॉकलेट कंपनी है, वो कहाँ की कंपनी है, यूएस की, ठीक है। और इसके चॉकलेट बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, कोका चाहिए। ये क्या होगा, ये प्रोडक्शन कहाँ होता है, ब्राज़ील में होगा, ये ब्राज़ील की जो कंपनी है। तो इसका जो सप्लाई चेन अलग होगा, क्योंकि इसको जहाँ से मिलेगा उसका सप्लाई चेन थोड़ा अलग होगा, इसका सप्लाई चेन होगा। लेकिन इसने क्या किया, इसको एक साथ हम अपने में ले लिए, तो दोनों चीज़ एक है, क्योंकि इसी से ये इसका चॉकलेट बनेगा, इसने इस यूनिट को खरीद लिया जो, लेकिन इसका सप्लाई चेन अलग है, इसका सप्लाई चेन अलग है। तो ये क्या हुआ, वर्टिकल्स में आ जाता है, ठीक है, ये आ जाता है वर्टिकल्स में। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट प्लेटफॉर्म एफडीए। प्लेटफॉर्म क्या होता है कि कोई जो कंपनी होती है, कोई भी यूनिट, उसको एक जगह चाहिए जहाँ पे वो अपना यूनिट सेटअप करके दूसरे देश में उसको चीज़ को क्या कर सके, एक्सपोर्ट्स कर सके अनदर कंट्री में। क्लियर। मतलब एक कंपनी, ठीक है, मान लीजिए ये यूएस में, वो गई यूरोप में, वहाँ पे उसने अपना यूनिट को क्या किया, सेटअप कर लिया। लेकिन ये कहाँ एक्सपोर्ट करेगी, तीसरी कंट्री को, मान के चलिए इंडिया को एक्सपोर्ट कर रही है। किसको एक्सपोर्ट करेगी, इंडिया को। यानी फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस पे वो उसने क्या किया, अपना प्लेटफॉर्म, ये इसका प्लेटफॉर्म हो गया, जहाँ पे अपना सेटअप करके वो किसको सेल करेगी, इंडिया को सेल करेगी या इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। तो ये क्या होगा, ये होता है प्लेटफॉर्म एफडीआई। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि तीन कॉस्ट कौन कौन से एफडीआई को झेलने पड़ते हैं, 3 कॉस्ट एफडीआई को कौन कौन से झेलने पड़ते हैं। क्लियर। वो क्या है, पहला कि पॉसिबली एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन विद इन द होस्ट नेशन। जैसा कि नाम से ही एडवर्स इफेक्ट, मतलब क्या हुए, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है भाई, अब फॉरेन कंपनी आइए, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। शुरुआत में तो सब कुछ सही चलेगा, शुरुआत में सब कुछ सही चलेगा, इन्वेस्ट हो रहा है, वो हो रहा है, हमारी भी रेवेन्यू जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो आखिरी में क्या होगा, अब फॉरेन कंपनियां क्या होगी भाई, फॉरेन कंपनियां क्या करेगी, इसमें अब ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, टू मच अगर इन्वेस्टमेंट कर देगी तो कंपटीशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंपटीशन ऑफ हो जाएगा। क्लियर। मतलब हद से भी ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट अगर कर दिया जाए तो वहाँ का कंपटीशन क्या हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। अब वो क्या हो, जब कंपटीशन करते यही होगा एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑन बीओपी। क्लियर। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि अगर जो फॉरेन कंपनियां हैं, जो फॉरेन कंपनी है वो क्या करेगी, इनपुट्स मंगवाएगी कहाँ से, अब्रॉड से या बाहर से कहीं से मंगवाएगी, इनपुट्स मंगवाएगी। वो कहाँ पे डेबिट होगा, वो होस्ट कंट्री में जाके डेबिट होगा। क्लियर। अगर ये फॉरेन कंपनी इंडिया में आके एस्टेब्लिश कर यहाँ पे पैसा लगा रही है तो अब क्या बीओपी तो इसका ठीक है, उस टाइम तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एकदम सही चल रहा है, लेकिन जैसे ही अगर थोड़ी सी भी कुछ नोकझोंक हुई तो ये फॉरेन कंपनियाँ क्या होगी, अपना सारा पैसा लेके चली जाएगी अपने देश। क्लियर। अपना सारा पैसा लेके, अपना जितना सारा इन्वेस्टमेंट किया वो सब कुछ लेके चली जाएगी, तो हमारा बीओपी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। ये होता है एडवर्स अनइफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है परसीव लॉस ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी एंड ऑटोनॉमी। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये हम देखें, सॉवरेनिटी मतलब जो देश होता है अपना शासन जो चलाता है, चलाने का जो व्यवस्था है या संप्रभुता है, वो क्या यहाँ पे लॉस होता है। कैसे होता है लॉस,
इसमें क्या होता है कि जो फॉरेन कंपनियां अगर यहाँ पे पूरा सेटअप यूनिट पूरा सेटअप कर दी, ठीक है, यहाँ या फिर फॉरेन कंपनियां अगर वहाँ से डायरेक्ट हमें कुछ मटेरियल सप्लाई कर रही है, हाँ, हमें जो चीज़ ज़रूरत है हम लोग उस चीज़ को ले रहे हैं, हम लोग उस पर एकदम डिपेंडेंट हो गए, अचानक से अगर कुछ हो जाता है, अगर फॉरेन कंपनी से हमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो क्या करे, वो चीज़ सप्लाई को क्या कर देगी, ऑफ कर देगी, सप्लाई को क्या कर देगी, ऑफ कर देगी। तो हमारी अब क्या होगा, शासन व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ा हुई, लोग यहाँ पे डिमांड करने लगे, सरकार अब उस चीज़ को मांग कैसे सकती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेशनल सॉवरेनिटी क्रिएट हो जाती है। ये जो है 3 कॉस्ट ऑफ FDI है। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये पूरा क्लास। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं इसका PDF अगर चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो थैंक यू नेट एंड JRF एस्पिरेंट्स, थैंक यू सो मच।